हाँ यार स्टार्ट करना। तो ये तो आज का जो टॉपिक है वो है HTML5 APIs. Just a brief introduction of myself. My name is Junaid Ahmed. I'm a senior software engineer in Karachi office, and I've been in Folio 3 for more than 3 years. And I have Muzammil Ghafoor, a senior software engineer, as a team member in this presentation. Okay, so what is HTML5 APIs? HTML5 APIs जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज का कलेक्शन है जो कि हम लोग डायरेक्टली जो है ना ब्राउजर के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग एनी कस्टमाइज जावास्क्रिप्ट कोड. इसकी बेसिक एग्जांपल जो हम लोग आजकल मतलब यूज़ करते हुए आ रहे हैं, मोस्टली यूज़ करते हैं, वो है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम गेट आइटम्स. तो ये भी एक जो है ना जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, HTML5 APIs का एक पार्ट है. अच्छा, HTML5 APIs uses certain classes और attributes. इसके अलावा जो है HTML5 APIs जैसे जो अगर करंट जो हम लोग आजकल जो यूज़ करते हैं वीडियोस के लिए या ऑडियोस के लिए, वो हमारे पास जो है ना HTML5 टैग प्रोवाइड करता है. उससे पहले हम लोग जो है ये फ्लैश और इस टाइप की जो टूल्स थे वो यूज़ करते थे. तो जो ये जो वीडियोस और उसके लिए कैप्शंस ये जो प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स वो भी जो है ना एज अ HTML5 APIs के अंडर आते हैं कि हम अपने वीडियोस के साथ हमें कैप्शन प्रोवाइड करना है तो कैप्शन की फाइल हम लोग जो है ना उसमें हम लोग दे सकते हैं. हम बता सकते हैं कि इस लैंग्वेज में हमें ये कैप्शन चाहिए. तो इसकी जो भी मैनिपुलेशन है वो हम लोग डायरेक्टली इन टैग्स के थ्रू क्लासेस और एट्रीब्यूट्स के पैटर्न को यूज़ करते हुए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. लिस्ट ऑफ HTML5 APIs हमारे पास जो है ये कुछ APIs हैं जो हम लोग कुछ यहाँ पर कवर करेंगे एग्जाम्पल के साथ, कुछ जस्ट उसका ओवरव्यू. तो जियो लोकेशन API, वेब स्टोरेज जिसमें लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज आ जाता है, इंडेक्स DB है, वेब वर्कर्स, वेब सर्च API, वेब स्पीच API, वेब नोटिफिकेशन हिस्ट्री, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन पेज विजिबिलिटी. ये हमारे पास जो है ना कुछ टॉपिक्स हैं. स्टार्ट करते हैं जियो लोकेशन API से. तो जियो लोकेशन API हमारे पास HTML5 API है जो हमें प्रोवाइड करती है यहाँ पर दो टाइप के मेथड्स. एक गेट करंट पोजीशन, दूसरा है वॉच पोजीशन. तो करंट पोजीशन में जो भी डिवाइस की करंट लोकेशन होगी वो हम गेट कर सकते हैं. और सेकंड चीज़ वॉच पोजीशन, तो वो है ये हमें एक हैंडलर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अगर जो भी डिवाइस है उसकी हमने लोकेशन गेट कर ली और अगर वो डिवाइस इन अ मूवमेंट है तो उसकी मूवमेंट पे जो भी हमारे पास लोकेशन चेंज हो रही है तो उसका डेटा हमें यहाँ पर उसकी अपडेटेड लोकेशन हमें मिलती रहेगी इस वाले मेथड के थ्रू. अच्छा, ब्राउज़र के इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये एक जो है ना ब्राउज़र की परमिशन रिक्वायर होती है. आपने देखा होगा कि जो हम लोग डिफरेंट साइट एक्सेस करते हैं तो उसमें एक पॉपअप, एक परमिशन का नोटिफिकेशन आता है कि जियो लोकेशन API, जियो लोकेशन आप अलाउ करेंगे या ब्लॉक करेंगे. तो वो एक रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर कि अगर आप अलाउ कर देते हैं तो फिर ये ब्राउज़र की जो लोकेशन है, करंट डिवाइस की लोकेशन, वो एक्सेस होगी, वरना नहीं. अच्छा, ये जो दो मेथड्स है, एक गेट करंट पोजीशन और सेकंड वॉच पोजीशन, इसके लिए जो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है वो है सक्सेस कॉल बैक. सेकंड ऑप्शनल दो पैरामीटर्स है एरर कॉल बैक और पोजीशन ऑप्शंस का. तो सक्सेस में हमें जो है ना जब लोकेशन गेट हो जाती है तो उस पे जो एक पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाता हूँ मैं. और बाकी अगर कोई एरर आता है तो वो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी. और पोजीशन ऑप्शन हमारे पास है कि हमें जो है ना इसमें जो है एक ऑब्जेक्ट हम लोग पास करवाते हैं. जैसे ये एग्जांपल है, फर्स्ट वन जो है सक्सेस कॉल बैक हो गया, सेकंड एरर, और लास्ट वन एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक एक्यूरेसी हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर हमें हाईली एक्यूरेट डेटा चाहिए वो. और एक टाइम आउट की लिमिट हमने बता दी कि अगर 5 सेकंड के अंदर जो क्यूरी है ये लोकेशन गेट नहीं होती तो टाइम आउट हो जाए. तो ये जो कुछ ऑप्शनल पैरामीटर्स हम पास करवा सकते हैं.
ये है जो हमें सक्सेस पे जो है एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, तो उसके थ्रू हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एक्यूरेसी और ये जो बाकी एट्रीब्यूट्स है ये हम लोग गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेब स्टोरेज, जो कि यूजुअली हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ये भी HTML5 का एक पार्ट है, APIs का पार्ट है। तो वेब स्टोरेज में हमारे पास जो है ना दो चीज़ें हैं, एक लोकल स्टोरेज है और एक सेशन स्टोरेज है। लोकल स्टोरेज में हम लोग स्टोर की वैल्यू पेयर्स में जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर करवाते हैं जिसकी कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होती, जबकि सेशन स्टोरेज में भी यही सेम चीज़ होती है, लेकिन जैसे ही कोई भी टैब, वो स्पेसिफिक टैब हम क्लोज करते हैं तो वो सेशन ब्रेक होता है और वो जो स्टोर डेटा है वो रिमूव हो जाता है। इसकी एग्जांपल भी है ये लोकल स्टोरेज सेट आइटम, और सेशन स्टोरेज के लिए भी ये पैरामीटर ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सेशन स्टोरेज और सेट आइटम और बाकी इम्प्लीमेंटेशन दोनों की सेम ही है, बस मेन डिफरेंस ये वाला है। इंडेक्स डीबी, अच्छा इंडेक्स डीबी यहाँ पर है एक डेटाबेस। ब्राउजर हमें एक डेटाबेस प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग जो है ना की वैल्यू फॉर्मेट में ही जो है ना डेटा स्टोर कर सकते हैं, और हम इसको जो है ना लार्ज डेटा के लिए यूज करते हैं। मेन डिफरेंस जो यहाँ पर लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज और इंडेक्स डीबी में है वो यही है कि इंडेक्स लोकल स्टोरेज में आई एम नॉट श्योर 2 MB या 5 MB तक कुछ जो है ना डेटा स्टोर हो सकता है। एक स्पेसिफिक जो है ना लिमिटेड डेटा जो है ना स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद जो है ना वो एक्सेप्शन थ्रो कर देता है कि डेटा एक्सीड। जबकि इंडेक्स डीबी में जो है ना हम टेबल्स या स्कीमा कह सकते हैं वो हम बनाकर जो है ना की वैल्यू पेयर में एक पूरा ऑब्जेक्ट हायरार्किकल फॉर्मेट में भी स्टोर करवा सकते हैं। इसमें डिफरेंट टेबल्स या डिफरेंट स्कीमा कह लें आपके, वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जो इसके फीचर्स हैं वो यही हैं कि की वैल्यू पेयर्स में जो है ना डेटा स्टोर होता है, ये रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, मतलब एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में जिस तरीके से नॉन रिलेशनल डेटा स्टोर करवाते हैं वो चीज़ है। एसिंक्रोनस वे में कॉल होता है, और नॉर्मली जो है हाई अगर ऑफलाइन रिक्वायरमेंट है या इस तरह की एप्लीकेशन है आपकी कि उसमें ऑफलाइन डेटा रिक्वायर है, इंटरनेट ब्रेक होता है तो डेटा कोई स्टोर हो जाए, लार्ज डेटा अमाउंट है तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू कि हम वही डेटा जो है ना किसी फाइल सिस्टम में स्टोर करें, फिर अगर हम ऑनलाइन जाते हैं तो वो फाइल से गेट करके उसके बाद वो हम स्टोर करवाएं। अच्छा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में देखी थी तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये है कि हम सबसे पहले जो है ना डेटाबेस क्रिएट करवाते हैं। डेटाबेस क्रिएशन के टाइम पे हम उसका एक टेबल क्रिएट कह लें कि टेबल क्रिएट करते हैं या स्कीमा क्रिएट करते हैं हम। जब वो स्कीमा क्रिएट हो जाता है उसके बाद जो है ना हम डिफरेंट डेटा की एंट्रीज इंसर्ट करवाना और इसके अलावा रिमूवल, अपडेट, ये चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। वेब वर्कर, सो वेब वर्कर क्या है? वेब वर्कर जो है ना एक जावास्क्रिप्ट रनिंग इन अ सेपरेट थ्रेड। हम ये कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्योंकि एक सिंगल थ्रेडेड जो है ना काम करती है, हम कोई भी एक क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है तो वो एक जो है ना स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगी। अगर बीच में कोई टास्क परफॉर्म होता है तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो हम जो है ना सेकंड पे नहीं जा सकते जब तक हम लोग एसिंक्रोनस को ना बनाए। लेकिन वो भी यही है कि वो सिंगल थ्रेडेड ही चल रहा होता है। वेब वर्कर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो है ना एक सेपरेट थ्रेड क्रिएट करवा लें और उस थ्रेड को बैकग्राउंड पे रन करें ताकि हमारी जो भी साइट की परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट ना करे। तो वेब वर्कर रन इन अ सेपरेट ओएस थ्रेड एंड एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो जावास्क्रिप्ट का डिफरेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाकर उसमें ये रन हो रहा होता है। और नॉर्मली ये मतलब सिंपल स्क्रिप्ट या इस चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता। जब हमें हाई कंजम्पशन चाहिए सीपीयू की, कोई इस तरह का टास्क है तो हम उसमें यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल भी सिंपल सा डेमो भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। वेब वर्कर में हमारे पास जो इंटरेक्शन होती है वर्कर की मेन थ्रेड से या डिफरेंट थ्रेड से, तो वो मैसेजेस के थ्रू होती है। तो यहाँ हमारे पास जो है ना दो टाइप्स के जो है ना इंस्टेंस मौजूद है, सॉरी मेथड मौजूद है। एक सेंडिंग मैसेज के लिए पोस्ट मैसेज हम लोग यूज करते हैं एज अ इमिटर, और सेकंड ऑन मैसेज का मेथड है जो कि जो वर्कर का इंस्टेंस है वो हमें प्रोवाइड करता है, उसको हम एज अ लिसनर के तौर पे यूज करते हैं। अब यहाँ एक एग्जांपल है। मैंने एक जो है यहाँ एक वेब वर्कर, एक मेरी ऐप डॉट जेएस की फाइल है।
एक मेरी वर्क डॉट जेएस करके वर्कर डॉट जेएस फाइल है और ये आउटपुट है। अच्छा, यहाँ मैंने एक जो है ना वर्कर क्रिएट किया, उसका इंस्टेंस क्रिएट किया, मेरे पास वर्कर का क्रिएट इंस्टेंस आ गया। कंसोल लॉग करवा लिया कि ये इनसाइड मेन थ्रेड एप डॉट जेएस में मैं हूँ, और वहां से मैं इसको कॉल करवा रहा हूँ। कॉल करवाने के लिए पोस्ट मैसेज का मैंने मेथड यूज किया और यहाँ से मैंने एक जो है ना डेटा पास करवा दिया। अब जब ये डेटा पास हुआ और नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ एक इवेंट कॉल करवा लिया ऑन मैसेज का। जब यहाँ से जो डेटा रिटर्न होकर आएगा तो वो हमें इस ऑब्जेक्ट, इस मेथड में हमें उसका रिटर्न मिल जाएगा, मतलब एज अ सब्सक्राइबर ये जो है ना एक्ट करता है। सेकंड वर्कर डॉट जेएस की फाइल है, उसमें भी सेम यही है कि ये ऑन मैसेज का जो है ना एक मेथड बना लिया जो कि एज अ सब्सक्राइबर काम कर रहा है यहाँ पर। अब मैं अगर यहाँ से ये पोस्ट मैसेज को कॉल करवाता हूँ तो वो मुझे यहाँ पर उसका पैरामीटर मिला मैसेज, मैंने मैसेज डॉट डेटा यहाँ पर जो है कंसोल करवाया। कंसोल करवाने के बाद यहाँ मैंने इस मेन थ्रेड इनसाइड वर्क वेयर का ये एक कंसोल हो गई, मैंने टेक्स्ट जो ना कंसोल करवा लिया और उसके बाद यहाँ से पोस्ट मैसेज के थ्रू ये डेटा पास करवा दिया जो कि फिर यहाँ उसको गेट हो जाएगा। तो ये इसका जो पूरा एक आउटपुट है वो इस फॉर्मेट में कि इनसाइड मेन थ्रेड यहाँ से डेटा पास करवाया, यहाँ वर्कर में मुझे डेटा गेट हुआ, ये चीज़ प्रिंट हो गई। वर्कर के बाद जो है ना यहाँ से ये डेटा चला, ये, और देन लास्ट में ये वाली चीज़। अच्छा, इसकी एक और डेमो भी है तो वो अभी आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन में आपको प्रेजेंट कर दूंगा। सेकंड इसके बाद है वेब स्पीच एपीआई। वेब स्पीच एपीआई हमारे पास जो है दो टास्क परफॉर्म करती है, स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच। तो स्पीच टू टेक्स्ट के लिए स्पीच रिकग्निशन यूज़ होता है, जिसके लिए हम जो है ना जो डिवाइस का माइक्रोफोन है उसको, उसके थ्रू जो भी स्पीच, जो भी हमारी वॉइस है उसको रिकॉग्नाइज करके एक इनकी रिकग्निशन सर्विस यूज़ हो रही होती है, उसके थ्रू वो चेक करता है और जो भी उसका आउटपुट हमें मिलता है, जनरेट होता है, वो एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में या एक एरे फॉर्मेट में हमें रिटर्न हो जाता है। तो ये स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। और इसके अपोजिट दूसरा है स्पीच सिंथेसिस, तो कि टेक्स्ट टू स्पीच में हमें कन्वर्ट करके देती है। तो वो जो है ना टेक्स्ट, जो भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके थ्रू जो है ना इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद स्पीकर या जो भी ऑडियो डिवाइस होगी उसके थ्रू हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ये दो टास्क इसके थ्रू परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसके अलावा है वेब नोटिफिकेशन एपीआईज, जो कि ब्राउज़र की नोटिफिकेशंस आती है। आपने मतलब अगर नोटिस किया हो तो होता है कि क्रोम पे या फायरफॉक्स पे हमारे पास डिफरेंट नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं ब्राउज़र्स की, तो वो हम इस एपीआई के थ्रू जो है ना जनरेट करवा सकते हैं। तो अगेन इसमें भी यही है कि पहले जो है ना रिक्वेस्ट परमिशन उसको चाहिए होगी कि ब्राउज़र अलाउ करेगा कि नोटिफिकेशन विजिबल हो या ना हो या ब्लॉक कर दें। तो वो चीज़ें हैं जो है ना हम इस एपीआई के थ्रू हम लोग कैटर कर रहे होते हैं। इसमें टाइटल ऑप्शंस हम अपने लिहाज से पास करवा सकते हैं और जिस टाइप की भी नोटिफिकेशन बनानी है वो कर सकते हैं। लाइक ये हमारे पास एक इवेंट लिसनर हमने क्रिएट किया, नोटिफिकेशन डॉट रिक्वेस्ट परमिशन, यहाँ से हमें प्रॉमिस रिटर्न हो जाएगा। ठीक, जब यहाँ से परमिशन अलाउ की होगी कि हम ब्राउज़र ने अलाउ कर दिया कि नोटिफिकेशन शो हो, तो उसके बाद जो है एक नोटिफिकेशन हमारे पास विजिबल होगी। उसके लिए हम अपने डिफरेंट पैरामीटर पास करवा सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं कि टाइटल क्या रखना है, बॉडी पैरामीटर्स में ये चीज़ें कि बॉडी क्या होगी उसकी, कोई आइकन हमें देना है, टाइम स्टैम्प बता दिया कि कितने टाइम तक जो है ना वो नोटिफिकेशन विजिबल हो। तो ये ओवरऑल चीज़ें हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नहीं। मेरा एक क्वेश्चन है ये, लेकिन ये उससे रिलेटेड है, इंडेक्स डीबी से। ठीक है। मैं उससे थोड़ा सा अनफेमिलियर रहा हूँ, हम्म। बाकी एपीआईज का तो मुझे आइडिया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। तो आई वाज ओके, वंडरिंग थैंक यू। कि ये बाकी एपीआईज के यूसेज हमने किसी ना किसी पॉपुलर वेबसाइट पे देखा ही होगा, कभी ना कभी ऑब्जर्व किया होगा हमने, हम्म। नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ। लेकिन ये इंडेक्स डीबी को या तो शायद हो सकता है मैंने नोट नहीं किया हो ये, मतलब कोई एग्जांपल है इसकी यहाँ पे यूज हुई है? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि ये मैंने भी फर्स्ट टाइम अभी जब मैं प्रेजेंटेशन ये क्रिएट कर रहा था ओवरऑल, तो उस टाइम मैंने नोट किया था, मुझे भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था।
तो ये मतलब रेयर केसेस में हम कह सकते हैं इसको यूज करते हैं, या हम फेमिलियर नहीं है इस वजह से हम यूज नहीं करते, क्योंकि हम लोगों की अप्रोच यही होती है ज्यादातर ऑफलाइन एप्लीकेशंस के लिए कि हम फाइल सिस्टम पे जाते हैं, हम अपना हम्म जेसन फॉर्मेट में भी डेटा है अगर ऑब्जेक्ट में तो हम फाइल्स में सेव करवाते हैं, देन अगर एप्लीकेशन दोबारा ऑनलाइन होती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू अगर इस तरह का हमने कोई एप्लीकेशन डेवलप की हुई है तो हम फाइल सिस्टम से गेट करते हैं, तो फाइल सिस्टम के बदले हम लोग इस चीज को भी यूज कर सकते हैं। मैंने हम्म। ऐसा खुद से यूज नहीं किया अभी तक, तो ये है कि बस मैंने इम्प्लीमेंटेशन देखी थी इसकी कि किस तरीके से कि हमें। इंडेक्स इंडेक्स डीबी बेसिकली वेब वर्कर के साथ भी हम कंपैरेटिवली इंडेक्स डीबी जो है ना वो स्लो है लोकल स्टोरेज के। तो हम्म, इसके लिए अब एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम इसको वेब वर्कर के साथ यूज करते हैं, बेसिकली है की वैल्यू पेयर ही। लेकिन ये आपका ऑफलाइन डेटा जो आपको स्टोरेज करनी थी, मोस्ट ऑफ द केस यही है उसका, कि आप अपने ऑफलाइन डेटा स्टोरेज जो है वो उसमें आप करना है इजीली। ये वेब वर्कर से कंपैरेटिवली डायरेक्ट एक्सेस से वेब वर्कर से आप इसको एक्सेस करवा के अपना डेटा स्टोर करवाएं, ये बहुत फास्ट चलेगा। क्योंकि ये जो है ना यूजर जो भी है उसके ब्राउजर पे ही स्टोर करता है। बाकी इसका जो नहीं, इंडेक्स जीबी ब्राउज़र में स्टोर तो करता होगा, लेकिन वो आपकी डिस्क स्पेस यूज़ करता है, और उसमें लिमिट जो है ना वो मेरे ख्याल से नहीं होती। वो हाँ, जो सेशन सही है। सही स्टोरेज है। में हाँ लिमिट होती है, सेशन और हाँ, तो लोकल जैसे स्टोरेज में अगर आपको एग्जैक्टली। कोई कोई वीडियो कैश से करानी है, या कोई जैसे लोग प्रेजेंटेशन पे जो फुल स्लाइडर पे कभी कभी बड़ी बड़ी एचडी वीडियोस डाल देते हैं, सही है, तो उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए आप ये कर सकते हैं कि हमने लोडिंग के वक्त स्टिल इमेज दिखाया हुआ है और पीछे वीडियो वेब वर्कर से लोड हो गई। एक दफ़ा लोड हो गई, वो यूज़र के डिस्क स्पेस पे डिस्क में सेव हो गई, जब भी अगली दफ़ा वेबसाइट खुलेगी वो वहीं से फैच होकर दिख जाएगी। तो कैशिंग बड़ी चीज़ें, अगर बड़ी बड़ी चीज़ें कैश करनी है तो उसके लिए भी यूज़ हो सकती हैं, और ऑफलाइन स्टोरेज के लिए यूज़ हो सकती है। लेकिन लोकल स्टोरेज की स्पेस सिर्फ 5 MB होती है मेरे ख्याल से। तो 5 MB से अगर कोई भी चीज़ क्रॉस कर रही है तो इंडेक्स जीबी ही यूज़ करना पड़ेगा, गो टू ऑप्शन वही होगा। जी ऐसा ही है बिल्कुल। बेसिकली पहले वेब एसक्यूएल यूज ओके। होता था, तो इसका ये ऑल्टरनेटिव है इंडेक्स डीबी। जी वेब एसक्यूएल जो है ना डेप्रिशिएट हो गया, और हाँ वेब एसक्यूएल के डेप्रिशिएशन के बाद ही ये इंडेक्स डीबी जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। सही। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, सॉरी मैं प्रोलॉन्ग नहीं करना चाह रहा, हम्म, एक छोटा सा क्वेश्चन था कि ये जो डेटाबेस है वो ब्राउजर में बिल्ट इन होती है, तो इसकी क्रॉस प्लेटफॉर्म की परफॉर्मेंस है, इसमें कोई डिफरेंस आती है, फॉर एग्जांपल क्रोम, फायरफॉक्स और डिफरेंट टाइप्स? ये मतलब अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो ब्राउजर इसको सपोर्ट करेंगे तो उसमें इश्यूज नहीं आएंगे। जैसे कि आईई है, आईई के आई गेस सपोर्ट नहीं है, तो आईई में इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। आईई 11 हो गया या उसके बैकवर्ड जो भी वर्जन है, लेकिन फायरफॉक्स के जो अपडेटेड वर्जन है या क्रोम के हैं तो उसमें ये जो है ना सपोर्टेड ही है। ओके, हाँ, सही। ये लेकिन तो वैसे भी वो पुराने हो गया, तो ये उसको। लेकिन सपोर्ट उस सेंस में है कि उसका फीचर सारे सपोर्ट होंगे, परफॉर्मेंस में ऊपर नीचे हो सकता है, जी लेकिन एग्जैक्टली। फीचर सारे सपोर्टेड होंगे। और वो ऊपर नीचे भी बेंचमार्क्स अगर आप देखें ना, तो वो मिली सेकेंड्स में कुछ सेकंड्स का फर्क आएगा, मतलब 2000 मिली सेकंड का फर्क आ जाएगा। तो क्रोम उसमें ओके। सबसे सबसे तेज़ है, नहीं सॉरी, मोजिला सबसे तेज़ है, क्रोम सेकंड है, और फिर सफारी और आएगी उसके बाद। और उसमें भी मैं कुछ में डिफरेंस है, जैसे रीड कुछ तेज करते हैं, कुछ राइट तेज करते हैं। तो वो मतलब जो यूज केस होगा ना आपका, उसमें परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, लाइक ये क्रूशियल चीज़ों के लिए आप यूज़ नहीं करेंगे, सही है। तो परफॉर्मेंस जो भी हो, आपको जब अगर आप इसको यूज़ करते हुए जब आप कोड कर रहे हैं ना, तो वो आपको नॉन क्रूशियल टास्क के लिए ही यूज़ कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। सही है, सही। मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, मैं इसको करूँगा एक्सप्लोर फर्दर। थैंक्स, थैंक्स जुनैद एंड एवरीबॉडी। वेलकम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब। नेक्स्ट स्लाइड है हिस्ट्री एपीआई। तो हिस्ट्री एपीआई जैसे नाम से ही आपको मतलब बता रही है कि हिस्ट्री, ब्राउजर की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड जो भी आपको एक्सेस करनी है, हिस्ट्री मैनिपुलेशन करनी है, तो वो हम लोग इस हिस्ट्री एपीआई के थ्रू कर सकते हैं। हमें ब्राउजर पे जो एक पूरी हिस्ट्री का स्टेक हमें मिल रहा होता है, तो उसको एक्सेस करना, बैक एंड फोर्थ हमें एक जगह से मूव करना किसी भी एक्शन के परफॉर्मेंस एक्शन के ट्रिगर पे, तो वो हम जो है ना इस एपीआई के थ्रू कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें आपने नॉर्मली यूज किए होंगे विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड बैकवर्ड, और स्पेसिफिक अगर हमें स्टैक पे जाना है जैसे कि -1, तो हम उसके थ्रू जो है ना ये या बैक एंड फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है क्वेश्चन डिस्कशन से पहले जो है ना मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। जैसे परमिशन एपीआई, तो यहाँ इस परमिशन एपीआई पे जो है ना दो काम मैंने परफॉर्म किए। अच्छा, परमिशन एपीआई मैंने बताई नहीं थी आपको, जस्ट एक ओवरव्यू देता, तो वो यही है कि ब्राउजर से किसी भी चीज की परमिशन मांगना, जिससे कि आपने देखा होगा कि लोकल जियो लोकेशन एक्सेस की परमिशन हो गई। इसके अलावा अगर कैमरा एक्सेस चाहिए, माइक एक्सेस चाहिए, तो उसकी परमिशन, तो वो जो है ना परमिशन के लिए ये एपीआई यूज होती है। अब मैंने यहाँ पर जो है ना परमिशन के साथ जो है लोकेशन का भी काम किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से अलाउ करता हूँ, तो ये मुझे जो है ना जियो लोकेशन का एक पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया, जिसमें मुझे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये एक सक्सेस का रिस्पांस मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट चीज है ये नोटिफिकेशन एपीआई। नोटिफिकेशन में मुझे ये इशू नजर आया था कि मेरा जो ब्राउजर है उसने बाय डिफॉल्ट ये नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर रहा है, तो मैं ये क्रोम के थ्रू एक्सेस नहीं कर पा रहा। मैं नहीं यही तो सेम एग्जैक्टली ये इस नोटिफिकेशन में एक इशू ये भी है कि जब स्क्रीन शेयर हुई हुई होती है ना, तो ये नोटिफिकेशन बेसिकली दिख नहीं रही होती है। तो ये हमें एक इशू हुआ था, तो ये अभी डेमो के लिए तो खैर इसका कोड हम शेयर कर देंगे। तो आप सब जिसको इसको एक्सप्लोर करना हो तो वो अपने पास इसको बिल्कुल एक्सप्लोर कर ले। ये बेसिकली अभी ये मैं ये ट्राई मोजिला में भी करके देखता चलाएंगे हूँ। तो ये मोज़िला पे स्क्रीन विजिबल है, वैसे मैं ट्राई करके देखता हूँ। चल भी जाएगा, लेकिन आई गेस दिखेगा नहीं हमें स्क्रीन शेयर हुई हुई इसकी। मैं अपनी स्क्रीन स्विच करके दिखाता हूँ। अच्छा, मेरे यहाँ पे एक सवाल है कि ये जो नोटिफिकेशंस हैं, आर दे ओनली रेलेवेंट टू लोकल नोटिफिकेशंस, या हम पुश नोटिफिकेशंस को भी इससे कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं जस्ट आई गेस API ब्राउजर। से? ये सिर्फ लोकल नोटिफिकेशन ही है, ये पुश नोटिफिकेशन ये नहीं है। जी, हमने ये एक्सप्लोर जो किया है उसमें तो अभी यही हुआ सही है है, कि सही। ये इसको मजीद हम ब्राउजर की जो एक्सप्लोर लोकल और करेंगे। नोटिफिकेशन होती है वो है, जैसे ये रिफ्रेश करता हूँ, ये अगर विजिबल हो यस। तो सही है। ओके। अच्छा, अब इसके बाद है वेब वर्कर। ये एग्जांपल जो है ना मुझे मतलब काफ़ी अच्छी लगी थी, ये वाली एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले विदाउट वेब वर्कर, और इसी के साथ साथ वेब वर्कर। अब ये एप्लीकेशन बनी हुई है ये वाली विदाउट वेब वर्कर के, कोई वेब वर्कर इसमें यूज नहीं हो रहा, सिंगल थ्रेडेड ये चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ करंट टाइम स्टैम्प शो हो रहा है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर एक जो है इस पे एक क्लिक का इवेंट है, यहाँ इस क्लिक के इवेंट पे स्टार्ट कैलकुलेटिंग में एक पीछे जो है ना एक इवेंट ट्रिगर हो रहा है जिसमें कुछ कैलकुलेशन हो रही है फेबोनाची सीरीज की, तो वो कैलकुलेशन होती है। और अब मैं अगर यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि ये मेरा जो इवेंट है ये वाला, ये एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी यहीं पर ही, जब तक जो है ना इस कैलकुलेशन का रिजल्ट मेरे पास नहीं आ जाता। ये देखें, मतलब डॉम स्ट्रक हो जाता है। डॉम स्टक हो गया क्योंकि सिंगल थ्रेडेड है। अब जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ये वाला कोड, तो उसके बाद जो है ना वो एग्जीक्यूशन जो पॉइंट है वो इस पर आएगा, जो जब तक ये चीज जो है ना एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि सिंगल थ्रेडेड चल रही है। अभी कैलकुलेशन हो रही है, यहाँ पर कैलकुलेशन का रिजल्ट उठकर आया, इसने टाइम स्टैम्प बता दिया, कैलकुलेशन कंप्लीटेड, और ये स्टार्ट हो गया। और एज कम्पेयर टू वेब वर्कर, मैं अगर यहाँ स्टार्ट कैलकुलेटिंग करता हूँ तो देखें यहाँ ये एक तरीके से लोडर कहने आप पीछे हो गया, लेकिन मेरी कैलकुलेशन जो है ना ये एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं हुई। ये एक जो कैलकुलेशन यहाँ पर हो रही है वो एक डिफरेंट थ्रेड पर हो रही है। अब जब इसका आउटपुट आएगा तो मुझे वो आउटपुट शो हो जाएगा, लेकिन यहाँ मेरी एग्जीक्यूशन अभी जो है ना चल रही है, तो परफॉर्मेंस में इस तरह कोई इशू नहीं आ रहा। अब जैसे ये आउटपुट आ गया, अच्छा ये क्योंकि अलर्ट बॉक्स आया है तो इस वजह से ये स्टॉप हुआ है, वरना ये मतलब एग्जीक्यूशन चल रही है हमारे। तो ये वेब वर्कर है।
इसमें कोई क्वेश्चन है अब? मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी। इन वेब वर्कर्स का क्लीन अप करना पड़ता है खुद से, या ये ऑटोमेटिकली ऐसे कोई टास्क परफॉर्म करके वो खुद थ्रेड क्लोज हो जाता है? ठीक। अच्छा, तो वेब वर्कर असल में हमारे पास दो टाइप्स के हैं। तो एक जो है ना डेडिकेटेड है और एक शेयर्ड है। तो डेडिकेटेड जो है ना, अगर आपका पेरेंट जो डोम है या पेरेंट जो कंपोनेंट है कहेंगे हम उसको, अगर वो जो है ना एक क्लियर हो जाता है तो ऑटोमेटिक उसका जो वेब वर्कर होगा वो क्लियर हो जाएगा। जबकि शेयर्ड में ऐसा नहीं है। तो शेयर्ड में जो है ना इसको हमें जो है ना क्लियर करना पड़ता है फिर। अभी जो करंट एग्जांपल है ये डेडिकेटेड वाली है। शेड का क्या मतलब है? अगर हमारा मेन थ्रेड भी क्लोज हो जाता है तो शेड बैकग्राउंड में चलता रहेगा हमारा थ्रेड क्या? मतलब आपके मल्टीपल जो वर्कर्स है ना वो एक मल्टीपल कह लें कि मल्टीपल कंपोनेंट्स या मल्टीपल पेजेस एक सिंगल वर्कर को जो है ना वो यूज करते हैं। तो एक अगर आपका जो मेन थ्रेड है, यानी कि जैसे मैं इसको इस तरह एग्जांपल दूं कि ये जो है मेरी मेन थ्रेड चल रही है, यहाँ मैंने जो है ना स्टार्ट कैलकुलेटिंग किया तो अब जो है ना एक डिफरेंट थ्रेड जनरेट हुई। उस जनरेशन पे जो है ना ये मैंने काम जो है कैलकुलेशन एग्जीक्यूशन जो भी हुई कंप्लीट हुई और उसके बाद उसका रिजल्ट शो हो गया। जब मैं मेन थ्रेड को किल कर देता हूँ तो मेरे ऑटोमेटिक ये वाली जो थ्रेड थी जो वर्कर की थ्रेड थी वो भी किल हो जाएगी। जबकि शेयर्ड में ऐसा नहीं होता। शेयर्ड में ये है कि जो हमारी जो थ्रेड बनती है वो मल्टीपल कंपोनेंट्स के थ्रू मल्टीपल पेरेंट्स कह सकते हैं या उसके थ्रू जो है ना उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एक सिंगल में जो थ्रेड है उसको किल करने पर ये किल नहीं होगा। अच्छा साथ भाई, अगर इसमें कोई मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तो फिर आप जो है ना थोड़ा कवर कर लिएगा, बता दिएगा। बेसिकली ये जो है ना ये डेडिकेटेड शेयर्ड है, सॉरी ये डेडिकेटेड थ्रेड है। ये हमने जो यूज किया हुआ ना ये डेडिकेटेड है, और ये जब इसकी टास्क एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो थ्रेड क्लोज हो जाता है। अच्छा, जो इसके जो दूसरा है वो शेयर्ड है। बेसिकली शेयर्ड को हम अभी तक सही से एक्सप्लोर नहीं कर सके, उसकी वर्किंग एग्जांपल अभी हमारे पास नहीं है। उसको बस उसकी थ्योरी पढ़ी है कुछ, तो हमें सही से मतलब जब तक हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो उसका एग्जैक्टली जो वो आउटपुट है या जो रिजल्ट है वो हमें पता नहीं है अभी। तो इसको हम कोशिश करेंगे, जो आपकी मजीद सजेशन होंगी या जो प्रेजेंटेशन से, तो उसको पार्ट 2 में हम फॉर श्योर कवर कर लेंगे। इसके इसको अभी हमने डेडिकेटेड जो है उसको यूज करते हुए ये एग्जांपल जो है वो उसकी। सही। मेरे में बस एक ये यूज केस इस तरह से था जी। शेयर्ड सॉरी। पे कॉमन यूज केस जो है ना, अगर आपके पास मल्टीपल स्क्रिप्ट्स हैं तो एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में डेटा अगर शेयर करना है तो वो बी वर्कर के थ्रू कर सकते हैं। एक जनरल यूज केस ये भी है उसका। सही। और मतलब वो एक सॉर्ट ऑफ इंटरफेस बन जाता है जिसके थ्रू आप डेटा शेयर कर सकते हैं और बीच में कोई और लॉजिक डाल सकते हैं। इस टाइप के काम भी कर सकते हैं। बहुत एक अच्छा टॉपिक है ये वर्कर वाला, तो इसको हम होप्स एक पार्ट 2 अगर इसका प्लान करते हैं तो फिर वेब वर्कर पे ना जो बेसिकली हम ज़्यादा फोकस कर लेंगे उसको, और तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा विद वर्किंग एग्जांपल्स। इसके क्योंकि वो मल्टीपल यूजेस भी ये पीडब्ल्यूएस में भी इस्तेमाल होता है और इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकती हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर मैं किसी कोई थ्रेड मैंने ओपन किया है, उसमें कोई रन टाइम पे कोई एरर आए तो दूसरे थ्रेड्स को, मेन थ्रेड को इफेक्ट करता है, यानी रन टाइम पे रोक दे बाकी सब? नहीं है, एक अलग ही थ्रेड है ना। अगर वो एरर चाहिए तो उसने इमिट ही नहीं किया ना, तो अगर उसने कोई इवेंट इमिट ही नहीं किया तो इस थ्रेड को कोई मसला ही नहीं होगा मेन थ्रेड। तो उस वो कोई इवेंट करेगा क्रिएट जो हम हैंडल कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल कोई रन टाइम एरर है तो हम इवेंट हैंडल कर लें, ऐसा कुछ होता है? हाँ, तो आप उसको कंडीशनल मतलब देखें, इसमें बेसिकली दो ही चीज़ें है ना, पोस्ट मैसेज है और पोस्ट मैसेज को आप एक इमिटर है और एक लिसनर है। तो इसको आप ये आप किस टैक्टिक से इस्तेमाल करते हैं इसको, इसके अंदर तीसरी कोई चीज़ हमें अभी तक तो एक्सप्लोर नहीं की। हमें जो बेसिकली जो नज़र आई है वो दो चीज़ें ही नज़र आई। आप उस एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं इससे। तो ये टैक्टिक क्या आपकी, क्या आप किस टैक्टिक से इसको यूज करते हैं?
नवीर आप जो कह रहे हैं ना उसके लिए यही है कि जैसे हमारे पास जो है ना दो टाइप्स के यहाँ पर इमिटर और एक जो है ना लिसनर है। ठीक, अगर जो है ना यहाँ कोई एरर थ्रो होता भी है, यानी हमने इमिट करवा दिया यहाँ से ऑन मैसेज, यहाँ कोई एरर थ्रो हुआ, तो हम जो है ना अगर इस थ्रेड से बाहर आना चाहे तो हम उसी लिहाज से एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो करवा सकते हैं। एग्जैक्टली आपको एक्सेप्शन भी थ्रो करवानी है तो पोस्ट मैसेज से ही आप थ्रो करवाएंगे, एक ऑब्जेक्ट भेज दें स्टेटस का या एरर का, वॉट जो भी, तो वो टेक्निक है आपकी, वो किस तरह करते हैं। सही है, ठीक है, गॉट, थैंक्स। अच्छा, एक एग्जांपल और भी है यहाँ वेब स्पीच एपीआई की। अच्छा, यहाँ पर इस एग्जांपल में ये है कि मैं जो भी मतलब कलर यहाँ से वॉइस के थ्रू सिलेक्ट करता हूँ तो वो बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। मैं ट्राई करता हूँ। येलो। क्लिक करें स्क्रीन। ठीक है, येलो। ब्लैक। पहले क्लिक करें स्क्रीन को फिर बोलना। ब्लैक। येलो। ठीक, तो ये जो है ना स्पीच को जो है ना फर्स्ट वाला जो था स्पीच रिकॉग्निशन, तो उसको जो है ना कन्वर्ट कर रहा है टेक्स्ट में। और टेक्स्ट कोई में एक कन्वर्ट, ऐसे कोई भी सेंटेंस भी बोल दें तो वो नीचे आ तो देखें जाए, ये आपके जैसे पास ही। आ रहा है। तो रन टाइम पे एज अ कैप्शन जनरेट करवाना, तो उसके लिए ये चीज यूज हो सकती है। एग्जैक्टली ऐसे ही। ओके, सो ये थी प्रेजेंटेशन। कोई क्वेश्चन है? बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आप लोगों ने बनाई है। जी थैंक यू जी, हमने बनाई है। लेकिन प्रेजेंटेशन में दो चीज़ें अहम होती हैं, एक चीज़ ये कोई चीज़ ज़्यादा ना हो और दूसरी चीज़ ये होती है कोई चीज़ कम ना हो। तो टू द पॉइंट आपने रखा है और जो जो टॉपिक्स थे, जो जो उसके एस्पेक्ट थे वो कवर किए हैं। और जो एक हम जो हायर लेवल पे एक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं एपीआईज का, क्योंकि मल्टीपल एपीआईज हम किसी एक एपीआई को डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, तो उस लिहाज से आप लोगों ने अच्छा काम किया हुआ है इसका। थैंक यू इमरान भाई। अच्छा, इसके अंदर किसी और की कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो प्लीज बता दें। कोई और एपीआईज माइंड में है? आई थिंक सर्विस वर्कर, वेब वर्कर और ऑफलाइन स्टोरेज पे कर सकते हैं। हाँ, वैसे ऑफलाइन ये कुछ एपीआईज हैं। मेरा एक्सटेंशन मेरी सजेशन है इंडेक्स डीबीयू वेब वर्कर को मिला के ना हम एक कोई प्रेजेंटेशन दे सकते हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर लें। सही। एग्जैक्टली। तो इसके जहाँ तक अंदर बात एपीआई है इंडेक्स डीबी के यूटिलाइजेशन की, जैसे अभी बात हुई थी कि इंडेक्स डीबी को देखा नहीं है, तो इंडेक्स डीबी या लोकल स्टोरेज का एक स्पेसिफिक यूज़ केस होता है जिसे हम कहते हैं ऑफलाइन स्टोरेज। और ऑफलाइन स्टोरेज आमतौर पर हम वेबसाइट्स के लिए नहीं करते, हम एप्लीकेशंस के लिए करते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन जो हैं जो कि HTML5 की API यूज़ करती हैं, जैसे सेंचर टच है या आइनिक है, जो कि HTML5 के बेस पे चल रही हैं, वहाँ पे ये चीज़ें कम बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसमें एपीआईज तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन हमें जो लगा कि हम उसको निकाल सकते हैं, जैसे कि ये पेज विजिबिलिटी एपीआई या आपकी टैब स्विचिंग में काम आती है। फुल स्क्रीन एपीआई जो आप F11 करके करते हैं उसको आप जावास्क्रिप्ट से ट्रिगर कर सकते हैं। गेट यूजर मीडिया आपकी जो है वीडियो और ऑडियो की परमिशन लेके उसको स्ट्रीम करता है, उसको बफर करता है। इस तरह और भी मजीद बहुत सी एपीआई हैं। इवन आपको बैटरी लेवल मालूम करना है, अगर लैपटॉप का या आपका बैटरी कनेक्टेड है तो वो तक मालूम हो जाता है। या ऑनलाइन ऑफलाइन इवेंट हैंडलिंग जो है ये आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक कर लेती है। तो इस तरह की और भी मजीद हैं, लेकिन हमने जो मेजर समझी जैसे जियो लोकेशन जिसका अभी प्रेजेंट किया गया, तो हमें ये मेजर लगी तो उसको हमने कैटर किया था। और भी बहुत सी हैं, अगर सजेशन आएंगी तो उसको हम मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं।
ठीक है, इसको फिर रख लेते हैं स्केड्यूल बाद में लेटर, जब हम लोग को कोई पॉकेट में ठीक तो तुम ही लोग कर लेना कंटिन्यू फिर इसको ठीक नेक्स्ट में। ठीक है। हमको वॉलंटरली बता लेंगे कि हम कब कर रहे हैं कुछ